डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सरमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो इन कंटिन्यूशन ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर ऑन क्लासिकल ड्रामा, इन दिस लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट Dr. Faustus by Christopher Marlowe. It is a tragic play. It is one of the most renowned and famous plays in English literature. So let's begin. जी, तो डॉक्टर फॉस्टस पे हम बात करना स्टार्ट करते हैं। The tragical history of Dr. Faustus, a masterpiece by Marlowe, is one of the most critically acclaimed works in the field of dramatic art, which has generated serious scholarly and academic debate since its composition in the late 1580s. तो डॉक्टर फॉस्टस जो है वो प्ले क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है और ये एक ट्रेजेडी है और शेक्सपियर का कंटेम्पररी है क्रिस्टोफर मार्लो, जैसे हमने पहले भी बात की थी। और इस प्ले की जो ख़ास बात है वो ये है कि इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और मार्लो की और शेक्सपियर की जो एक ऑथरशिप है, जिस पे शेक्सपियर की ऑथरशिप के ऊपर डिबेट भी है कि क्या उसके प्लेस जो हैं वो इसने खुद लिखे हैं कि नहीं। So Marlowe, Christopher Marlowe, he was a very learned person, and he was a very, you can say, he was also a part of university wit. मतलब कि he was a student of Cambridge University. He then he was rusticated from Cambridge University और उसके बारे में कहा भी जाता है इसकी डेथ भी बड़ी मिस्टीरियस है। तो इसका ये जो प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेज इन इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर। तो इसकी डिटेल जो है इसको हम स्टडी करते हैं। मार्लो का जो रेफरेंस है, मतलब इसमें जो बात की गई है इस प्ले के अंदर, वो है ओरिजिनल सिन के बारे में। ठीक है, और ये ओरिजिनल सिन जो है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर ओरिजिनल सिन किसको कहा गया है कि मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस व्हिच डिप्राइव्ड एडम एंड ईव ऑफ गॉड्स मर्सी एंड गार्डन्स ऑफ एडन। अभी जो इल्हामी मज़ाहिब हैं उसके अंदर ये स्टोरी जो है आदम की और हव्वा की, एडम एंड ईव की, वो मौजूद है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि किस तरीके से जन्नत से उनको जो है वो ज़मीन पर उतारा गया था। एक फॉरबिडन ट्री था जिसके बारे में कहा गया था, उनको रोका गया था कि आपने उस ट्री के पास नहीं जाना, लेकिन उसका जो है फ्रूट उन्होंने चखा। तो क्रिश्चियनिटी में तो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि एडम और ईव जो हैं दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द गॉड्स मर्सी। मुस्लिम्स का जो है कॉन्सेप्ट वो ये है कि अल्लाह ताला ने उस दरख्त के पास जाने से रोका। जब वो दरख्त के पास गए तो अल्लाह ताला ने जो है अल्लाह ताला से उन्होंने माफ़ी मांगी आदम अलैहिस्सलाम ने, और अल्लाह ने वो कलमात सिखाए उनको, वो जो दुआ भी है रब्बना ज़लमना अनफुसना वाली, कुरान मजीद में इसका तज़किरा है। क्रिश्चियनिटी में जो है वो ये है कि इनको सज़ा दी गई, इनको पनिशमेंट के तौर पे दुनिया पे भेजा गया। आदम अलैहिस्सलाम को, मतलब एडम को पनिश किया गया कि अब आप ज़मीन पर जाएँगे और वहाँ पे हार्वेस्टिंग करेंगे, मेहनत करेंगे, मुशक्कत करेंगे। तो जन्नत से ज़मीन पर का जो सफ़र है उनको जो उतारा गया वहाँ पे, वो एज़ अ पनिशमेंट उतारा गया अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। उसके बाद ईव को भी सज़ा दी गई। ईव को ये सज़ा दी गई कि नाउ शी विल हैव लेबर पेन्स और शी विल हैव दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल, शी विल गो थ्रू दैट फेजेस ऑफ पेन। इस तरीके से वो जो सर्पेंट है उसको भी सज़ा दी गई और सैटन को तो सज़ा दी गई, मतलब कि ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें हमें पैराडाइज़ लॉस्ट में या बाइबल की जो बुक ऑफ जेनेसिस है और बाकी जो हैं उन किताबों में क्रिश्चियनिटी जो है उससे रिलेटेड हमें ये स्टोरी जो है वो देखने को मिलती है। तो ये यही जो है वो ओरिजिनल सिन है जिसको मेन मरकज़ बनाया गया है इस प्ले के अंदर। मतलब जिसके एक बैकड्रॉप आपको बैकड्रॉप दे रहा हूँ मैं। ह्यूमन रेस हैज़ इनहेरिटेड सिन फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स। ये मतलब कि अकॉर्डिंग टू देम जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो कौन है? एडम एंड ईव। तो मार्लो ने इस प्ले में ये बताया है कि जो ओरिजिनल सिन है, मतलब जो इंसान जो गुनाह करता है, वो असल में उसके एंसेस्टर्स की तरफ जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफर हो रहे हैं। देयरफॉर डॉक्टर फॉस्टस क्लेम्स दैट वी आर बोर्न सिनर्स। तो डॉक्टर फॉस्टस जो इसका मेन सेंट्रल कैरेक्टर है इस नॉवल इस प्ले का, इस ड्रामा का, उसका मानना भी यही है कि
वी ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न सिनर्स, तो हम पैदाइशी तौर पे ही गुनहगार पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारे फोर फादर्स जो हैं उन्होंने गुनाह किया था। तो मार्लो skillfully incorporates the idea of fall of Lucifer to generate complex intellectual debates in the play। ठीक है, इसमें ल्यूसीफर का भी कैरेक्टर है जो हमें देखने को मिलेगा। According to the biblical references, Lucifer waged a war against the omnipotent in the Holy Land and challenged his supremacy and claim to sovereignty। मतलब ये बाइबल में है कि एक हॉली वॉर जो हुई थी वो गॉड की फोर्सेस के साथ ल्यूसीफर की हुई थी, एक हॉली वॉर हुई थी जहां पे वो अपनी सॉवरेनिटी को और गॉड की सुप्रीमेसी को नाउजुबिल्ला चैलेंज करता है, और एक प्रॉपर जंग हुई थी। और गॉड ने क्या किया? गॉड डिफीटेड ल्यूसीफर, caused his fall and deprived him of heavenly grace and bliss forever। तो ये बिब्लिकल रेफरेंस है। डॉक्टर फॉस्टस ने क्या किया कि उसने ल्यूसीफर के साथ एक बॉन्ड साइन किया, एक ब्लड पैक्ट आप कह लो कि अपने ब्लड से एक बॉन्ड साइन किया, एक एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, विच लीड्स हिम टू द सेम डायरेक्शन। ठीक है, मतलब उसका जो ट्रेजिक एक एंड होगा लूसीफर के साथ बॉन्ड, जो मुआहदा उसने दस्तखत किए उसके ऊपर अपने खून से। तो इसको हम जब प्लॉट पढ़ेंगे तो हम देखते हैं उस मुआहदे में क्या था, वो क्या एग्रीमेंट था जो उसने लूसीफर के साथ किया फॉस्टस ने, और फिर कैसे इसकी ट्रेजिक एंडिंग हुई। इसके अलावा डॉक्टर फॉस्टस जो है इस प्ले को मोरालिटी प्ले भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मोरालिटी, गुड एंड इवल दोनों पहलू मौजूद हैं। इसमें गुड एंजल्स हैं, बैड एंजल्स हैं, और फिर इसमें वाइज ओल्ड मैन का भी कैरेक्टर है जो फॉस्टस को कहता है कि भाई तुम गलत कर रहे हो। गुड एंजल्स जो हैं वो कहते हैं कि भाई गलत कर रहे हो, अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, वापस आ जाओ, सीधे ट्रैक पे आ जाओ, राह रास्त पे आ जाओ। बैड एंजल्स भी हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये गुड वर्सेस बैड का जो कॉन्सेप्ट है ये मोरालिटी प्लेज में होता है, जहाँ पे आपको कोई मॉरल लेसन्स जो होते हैं वो नजर आ रहे होते हैं, या कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा होता है बिटवीन गुड एंड बैड, बिटवीन गुडनेस एंड इवलनेस। So he follows a simple life focusing the protagonist is not of heroic stature rather than an ordinary individual। तो इसमें ये कोई किंग नहीं है, जैसे हमने इडिपस को पढ़ा था तो वो एक बहुत पावरफुल किंग था, बड़ा वाइज था। तो इसमें जो है ये कोई उस तरह का हीरो नहीं है। डॉक्टर फॉस्टस जो है वो एक बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है और स्कॉलर आदमी है, लेकिन एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल है, ठीक है। और उसके अंदर वही ख्वाहिशात हैं जिस तरीके से आम इंसान में होती हैं। He follows a simple life focusing on his basic objective or preoccupation, or he is tempted by vice and falls a prey to evil। He forgets the purpose of his life and is involved in cheap merrymaking। ठीक है, gradually he realizes his misdeeds, repents and saves his soul from damnation। Dr. Foster follows the same pattern। तो ये जो सारी बातें बता रहा है ये असल में वो बताया जा रहा है कि हीरो जो एक प्ले होता है, मोरालिटी प्ले, उसके अंदर क्या चीजें हैं कि भाई गुड चीज होगी, गुड एस्पेक्ट भी होंगे, बैड एस्पेक्ट भी होंगे, इवल एस्पेक्ट। और डॉक्टर फॉस्टस के बारे में ये चीजें बताई जा रही हैं कि वो एक आम ऑर्डिनरी इंसान है, लेकिन उसकी ख्वाहिशात भी आम इंसानों की तरह है, लेकिन वो एक लिमिट को एक्सटेंड कर जाता है। इसके जितने कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं, मतलब इसने रियल लाइफ से लिए हैं। जैसे टिम्बरलैंड द ग्रेट, उसमें एक बंदा है और ये अमीर तैमूर से मुतासिर होकर, हु वांट्स टू बिकम द ग्रेटेस्ट कॉन्करर। इस तरीके से जो डॉक्टर फॉस्टस है, ही वांट्स टू बिकम द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन अलाइव, ठीक है। और इस तरीके से जियो ऑफ माल्टा में वो एक मर्चेंट, वो एक बिजनेसमैन है, एक जियो, तो उसकी स्टोरी है। तो इसके सारे प्लेस ऐसे ही हैं। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी शायद बताया था कि मैकियावेलियन अप्रोच है इसमें। मैकियावेली ने एक किताब लिखी थी प्रिंस, जिसमें वो कहता है कि टू गेट समथिंग यू कैन गो बियॉन्ड द लेवल्स ऑफ मोरालिटी। इफ यू वांट टू गेट समथिंग इन योर लाइफ, देन बाय हुक और बाय, आप किसी भी हद तक आप जा सकते हैं, आपको वो चीज अचीव करनी है तो इसमें मॉरल प्रिंसिपल्स कोई नहीं है इंसान के। ये मैकियावेलियन अप्रोच है जो डॉक्टर फॉस्टस में भी हमें मिलती है देखने को। क्रिस्टोफ मार्लो के यहाँ ये बड़ी प्रोमिनेंट है।
तो उसके अंदर फिर ये मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं। इन सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे प्लॉट के अंदर, सीक्वेंस में। अच्छा, अब जब क्वीन एलिजाबेथ का रेन था तो डॉक्टर फॉस्टर्स लिखा गया क्वीन एलिजाबेथ के दौरान, तो कैथोलिक चर्च जो था वो डिफेम्ड हुआ इंग्लैंड के अंदर प्रोज राइटिंग्स में, और पोप जो था उसको ही वाज लेबल्ड एज एंटी क्राइस्ट, क्योंकि ये लोग प्रोटेस्टेंट्स थे क्वीन एलिजाबेथ के वक्त जो चर्च था। तो कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट्स ये दो अलग ग्रुप्स बन गए थे, हमने पहले भी इसका जिक्र किया। तो जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनके नज़दीक पोप जो है वो मतलब जो उस वक्त का पोप था प्रोटेस्टेंट चर्च का, वो एक एंटी क्राइस्ट के तौर पर सामने आया। ठीक है, तो रोमन कैथोलिक चर्च के जो लोग थे, दे फियर्ड persecution and they started fleeing from England, तो they started leaving England. लेकिन several politically influential families practiced Catholicism, बहुत politically जो influential families थी वो Catholics थे, they remained Catholics and they preferred staying in the country. ठीक है, much of Protestant Anglicanism discourse was based on the teachings of Martin Luther. तो Martin Luther जो है उसी ने असल में उसी से इंस्पायर हुए थे लोग, और ये प्रोटेस्टेंट्स की जो तहरीक थी प्रोटेस्टेंटिज्म की ये स्टार्ट हुई। Therefore, it is not strange to find out that Dr. Foster's reflects cultural consciousness of its times. तो हम ये इसलिए थोड़ा आपको मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन में, ताकि आपको पता चले कि डॉक्टर फॉस्टर्स का जो कैरेक्टर है वो किस इन्वायरमेंट में जो है वो मौजूद है। डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो मैनिफेस्ट करता है एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमनिज्म। इट वाज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ड्यूरिंग रेनेसेंस व्हिच एम्फसाइज्ड द नीड ऑफ रीडिस्कवरी ऑफ एंशिएंट लर्निंग। यूरोपियन ह्यूमनिस्ट जो हैं दे डिवोटेड देमसेल्व्स टू द स्टडी ऑफ रोमन एंड ग्रीक फिलॉसफी, रेटरिक एंड लिटरेचर। The humanists emphasize that man is the center and his achievements in this world are important and need to be celebrated. अच्छा, जो ह्यूमनिस्ट हैं उनका मरकज जो है वो इंसान है। मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग द क्लासिकल एज गॉड वाज द सेंटर। हर चीज जो है, जब हम कहते हैं कि फेट का रोल था, मुकद्दर खुदा के हाथ में है, खुदा के इख्तियार में है, तो गॉड वाज द सेंटर। बट ड्यूरिंग द रेनेसेंस और एज ऑफ रेनेसा ह्यूमन बिकेम द सेंटर। और फिर आगे जब रेने डेकार्ट आएगा, आई थिंक देयरफॉर आई एम जिसने कहा था, तो एक प्रॉपर एक ह्यूमनिज्म की तहरीक शुरू हो गई थी। तो ये सारे जो लोग थे इनका मानना ये था कि ह्यूमन मस्ट बी सेलिब्रेटेड एंड ह्यूमन इज, जो जिस तरीके से वो कहा है, आई वॉल्ट विटमैन ने शायद कहा था कि आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट। तो ये है ह्यूमनिज्म, जहां पे आई आ जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो ह्यूमंस की इंपॉर्टेंस है। The humanists aspire to assert themselves, और इनके यहाँ क्या है, स्केप्टिसिज्म है, लॉजिकल रीजनिंग है, डायलॉग है, और एक इंटेलेक्चुअल अप्रोच है ह्यूमनिस्ट के नजदीक। तो डॉक्टर फॉस्टर्स का जो कैरेक्टर है वो हमें उसके अंदर बहुत से फीचर्स हमें ह्यूमनिज्म के भी मिलते हैं। सो हिज इंटेलेक्चुअल परस्यूट हैज सीरियस लिमिटेशंस। ठीक है, कुछ मास्टरपीसेस हैं जो डॉक्टर फॉस्टर्स के इक्वल आए, थीम के एतबार से, पोएटिक एलोक्वेंस के एतबार से, स्टाइलिस्टिक्स ग्रैंडर के एतबार से। ग्रैंडर कहते हैं किसी चीज की माइटीनेस को, ग्रेटनेस को, एंड क्वालिटी ऑफ टेरर डॉक्टर फॉस्टर्स इन्वोक्स। एक मतलब एक टेरर तो है, टेरर इसलिए है क्योंकि देखो एक इंसान है जो ल्यूसीफर के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, तो टेरर तो है। It is one of the most remarkable plays in the dramatic form for absolute simplicity of its plot construction. तो बड़ा सिंपल प्लॉट है इसका और रिमार्केबल किस्म का है। मार्लोज ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मतलब कि जिस मौजू पे वो बात कर रहा है, पोएटिक एक्सप्रेशन ऑफ द एगनीज endured under the impending doom, depiction of complexity of moral universe and psychological penetration in the subconscious of the protagonist is a clear manifestation of his literary talent. तो ये सारी चीजें हम जब कहानी को पढ़ेंगे तो फिर आपको बेहतर से पता चल जाएगा। ये नोट्स आपके पास मौजूद हैं, यू कैन ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें, यू कैन इजीली गो थ्रू देम।
तो चलें डॉक्टर फॉस्टर्स के प्लॉट के बात कर लेते हैं। ड्रामे का जो आगाज है वो ऐसे होता है कि डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो अपनी स्टडी में बैठा हुआ है और सोच रहा है, कंटेम्पलेट कर रहा है कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ही इज अ डॉक्टर ऑफ डिविनिटी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या सिग्निफिकेंस होती है, और ये जो है अपने आप से जो है ना उन पे सोच विचार कर रहा है। और ऐसा मालूम होता है कि ही हैज ऑलरेडी मास्टर्ड फिलॉसफी, मेडिसिन, लॉ एंड थियोलॉजी। Therefore, there is no further need of delving deeper into their subject matter. तो यहाँ से स्टार्ट होता है और हमें पता चल जाता है कि इसका कैरेक्टर कैसा है, कि एक ऐसा शख्स जिसको लगता है कि वो फिलॉसफी, मेडिसिन, लॉ, थियोलॉजी सब कुछ पढ़ चुका है, तो अब उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या रह गया। Moreover, none of these fields can quench his thirst for learning any further. तो ये जो है ना एक अप्रोच है, आप कह लो कि एक अप्रोच रेनेसेंस अप्रोच है, ठीक है, कि none of these fields can quench his thirst for learning any further, कि सब कुछ तो मैंने सीख लिया। Right from the onset of the play, जैसे ही प्ले का आगाज होता है, मार्लो ने डॉक्टर फॉस्टर्स को एक स्टडियस स्कॉलर दिखाया, whose love for learning never diminishes, कि उसके अंदर जो सीखने की या नॉलेज सीख करने की जो एबिलिटी है वो खत्म नहीं होती। He finally decides to explore necromancy in his pursuit of knowledge and power. वो कहता है सब कुछ तो मुझे आ गया, फलाने सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है, फलाने सब्जेक्ट मुझे आ गया, तो अब कौन सी चीज रह गई है? नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी है मैजिक, ठीक है, ब्लैक मैजिक आप कह लो या मैजिक कह लो, कि ये एक नॉलेज रह गया है जहाँ पे नॉलेज एंड पावर की जो परस्यूट है उसको अचीव करने के लिए एक फील्ड रह गया जिसमें ये अभी नहीं गया, नेक्रोमेंसी का। सो इट इज परफेक्टली दिस मोमेंट व्हेन द गुड एंड बैड एंजल्स अपीयर। अब ये गुड एंजल्स और बैड एंजल्स का कॉन्सेप्ट भी रिलीजन में है, बाइबल के तौर पे, और ये एक बिब्लिकल रेफरेंस आप कह लो। गुड एंजल जो है वो उसको परसुएड करेगा अच्छाई की तरफ, और बैड एंजल जो है वो उसको बुराई की तरफ। हालांकि ये बैड एंजल कहना मैं ठीक नहीं समझता, लेकिन क्योंकि हम इस प्ले को पढ़ रहे हैं तो इसलिए उन्हीं कैरेक्टर्स को, ये कैरेक्टर्स हैं, गुड एंजल बैड एंजल कैरेक्टर्स हैं। द गुड एंजल रेफ्रेन्स हिम फ्रॉम लर्निंग नेक्रोमेंसी। तो जो गुड एंजल है वो उसको आके समझा रहा है, परसुएड कर रहा है कि भाई नेक्रोमेंसी मत सीखो, ये गुनाह है, इस काम में मत पड़ो। और बैड एंजल जो है वो उसको मोटिवेट कर रहा है कि परस्यू करो इसको। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपको नजर आएगा पूरे थ्रू आउट द प्लॉट। ये गुड एंजल एक बात कह रहा है, उसको रोक रहा है, और बैड एंजल कह रहा है नहीं करो, मोटिवेट कर रहा है, उसे इंस्पायर कर रहा है, परस्यू करो। Faustus is determined to follow his quest of profit, omnipotence and delight. Omnipotence से मुराद, क्योंकि ये God knows the unknown, और Faustus also wants to become a demigod on earth. He also wants to pursue his desire to know the unknown realities of life. He learns necromancy from two of its practitioners. He से मुराद यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टस है, वो सीखता है नेक्रोमेंसी, and is successful at conjuring मेफिस्टोफेलिस। मेफिस्टोफेलिस जो है वो एक डेविल है, ठीक है, ल्यूसीफर का एक आप कह लो कि खास आदमी है, और उसको बुला लेता है थ्रू नेक्रोमेंसी, थ्रू द आर्ट ऑफ नेक्रोमेंसी। बट ही वॉज डिस्गस्टेड बाय हिज अगली अपीयरेंस। इसको उसका जो रूप है, उसकी अपीयरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। एंड ही डायरेक्ट्स हिम टू अपीयर इन द पर्सन ऑफ अ फ्रायर, और उसको कहता है कि एक फ्रायर की शक्ल में मेरे सामने आओ, तुम्हारी जो शक्ल है मुझे अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारी अपीयरेंस मुझे अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। फ्रायर इज अ सिंबल ऑफ, यू कैन से, ब्यूटी, you can say that he wants him to appear in a good manner, well manner, ताकि ये उसको देख के खुश हो सके। अच्छा, अब फॉस्टस फिर उसे सवाल करता है और कहता है कि मेफिस्टोफेलिस को जब ये कहता है तो मेफिस्टोफेलिस से फिर बातें करता रहता है, मतलब उससे सवाल पूछता है मुख्तलिफ। मेफिस्टोफेलिस जो है
वो उसको कहता है कि सिंस ही हैज डिनाउंस्ड गॉड, क्योंकि अब वो एथिस्ट हो चुका है, उसने गॉड को डिनाई कर दिया, वो गॉड की रियलिटी को नहीं मानता, खुदा की खुदाई को, एग्नोस्टिक हो चुका है, खुदा की खुदाई को नहीं मानता और उसकी किताब को भी नहीं मानता, मतलब बाइबल को भी रिजेक्ट कर चुका है। देयरफॉर ही इज देयर एंड नॉट बिकॉज ऑफ फॉस्टस ब्लैक मैजिक। वो अब मेफिस्टोफेलिस कहता है कि मैं तुम्हारे ब्लैक मैजिक की वजह से तुम्हारे पास नहीं आया, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि तुमने खुदा को छोड़ दिया, और जो खुदा को छोड़ देगा, खुदा की किताब को छोड़ देगा, मैं उसके साथ उसके पास आऊंगा। तो ये भी एक एक आप कह लो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि शैतान उस इंसान के पास नहीं आएगा जो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, अल्लाह की बताई हुई तालीमात को फॉलो करेगा, अल्लाह ताला की बताई हुई किताब जो अल्लाह का कलाम है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। शैतान उसके करीब नहीं आएगा उस तरीके से, उस पे उस तरीके से हमलावर नहीं होगा, ठीक है? एज़ कंपेयर टू अ पर्सन हू लीव्स religion or who leaves faith, who does not believe in God or his book. He further tells him that Lucifer and his agents are always in the search of lost souls. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन बता रहा है? मेफिस्टोफेलिस बता रहा है डॉक्टर फॉस्टस को, दैट लूसीफर मतलब कि सैटन एंड हिज ऑल कंपेनियंस और एजेंट्स और सर्वेंट्स, यू कैन से, दे आर ऑलवेज इन द सर्च ऑफ लॉस्ट सोल्स, कि ऐसे लोग who have lost their souls, मतलब who have lost their faith, who have lost their belief in God. Faustus उसको कहता है that he is not afraid of hell. नाउज़ुबिल्लाह। ये बहुत सी आपको ब्लास्फेमी मिलेगी इसमें डॉक्टर फॉस्टस के कैरेक्टर में। फॉस्टस कहता है मैं हेल से नहीं डरता, मैं जहन्नुम से नहीं डरता, एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट। वो उसको डिनाई कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, और मजीद कहता है कि भाई मैं अपनी सोल जो है वो लूसीफर के हवाले करने के लिए तैयार हूँ, उसको सेल करने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे वो इसके बदले में 24 साल दे दे। ओमनीपोटेंस, ओमनीपोटेंस के मतलब कि मैं जो चाहूं मैं करूं और 24 साल तक मुझे मौत ना आए, और 24 साल मैं जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाऊं। अब अपनी मर्जी के मुताबिक इंसान तो नहीं चला सकता अपनी जिंदगी, तो कौन चला सकता है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला के इख्तियार में। तो अल्लाह ताला की बाज मतलब उसकी जो कुछ क्वालिटीज हैं, ये समझ रहा है कि लूसीफर उसको दे सकता है कि भाई 24 साल तक मुझे मौत ना आए और मैं जो चाहूं, मैं जहां चाहूं जा सकूं, पहुंच सकूं, जो चाहूं कर सकूं, मैं सबको देख सकूं, कोई मुझे ना देख सके, मैं सबको सुन सकूं, कोई मुझे ना सुन सके। ये सारी कुछ क्वालिटीज हैं, और इसके नजदीक कि अगर मैं लूसीफर को अपनी सोल दे दूंगा तो बदले में वो मुझे ये दे दे। ये मेफिस्टोफेलिस को कहता है, और साथ ये भी कहता है कि मैं तैयार हूं इस बात पे। विलिंगनेस शो करता है, खुद विलिंग है ये, इसको मजबूर नहीं किया जा रहा, तो ये खुद विलिंगली ये काम कर रहा है। क्यों? आउट ऑफ क्यूरोसिटी, आउट ऑफ हिज थर्स्ट ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ द अननोन। तो ये मेफिस्टोफेलिस को साथ ये भी कह देता है कि मेफिस्टोफेलिस जो है वो मेरे अंडर कमांड काम करे। मेफिस्टोफेलिस एग्री करता है इस बात से, कहता है ठीक है, और चला जाता है, और कहता है मैं मिडनाइट में, रात के टाइम वापस आऊंगा, आधी रात। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले, जब वो अब इंतजार कर रहा है उसका, तो उससे पहले जो है ना, फॉस्टस एक स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होता है, ठीक है? और दोबारा से वो गुड और बैड एंजल्स आते हैं, और फॉस्टस जो है वो एक तरफ रिमोर्सफुल हो जाता है, लेकिन फिर आखिरकार जो है बैड एंजल ज्यादा उसको मोटिवेट परसुएट करता है, और वो तैयार हो जाता है कि वो अपनी सोल जो है वो लूसीफर के हवाले कर देगा। To achieve his objective, he is required to sign the contract with his own blood. और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करेगा? अपने खून से। आफ्टर स्टैबिंग हिज आर्म, तो अपने ही हाथ पे खंजर मार के या तलवार मार के खून निकाल के वो अपने ही ब्लड से ये एक जो है एग्रीमेंट साइन कर लेता है लूसीफर के साथ। तो ये बहुत एक हॉरिफिक मतलब सिचुएशन है। आप इमेजिन करो कि किस हद तक वो जो है वो अपनी थर्स्ट ऑफ नॉलेज टू नो द अननोन, उसके चक्कर में कहां तक, किस हद तक चला गया है। Mephistopheles comes to his rescue, and after signing the contract,
Faustus discovers that some Latin words meaning man run away have appeared on his arm. और जैसे ही वो साइन करता है डॉक्टर फॉस्टस उस कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो देखता है कि कुछ लैटिन में ना उसके बाजू के ऊपर कुछ लफ्ज लिखे हुए आ रहे हैं जहां उसका मतलब है मैन रन अवे, और अपने बाजू पे देखता है। ये एक तरह से डिवाइन डिवाइन कहते हैं इल्हामी, एक इंडिकेशन थी फॉस्टस के लिए कि अभी भी वक्त है अपनी सोल को बचा लो, बट ही इग्नोर्स इट, उसको इग्नोर करता है बिकॉज ऑफ हिज लस्ट फॉर पावर एंड डिलाइट। अब लस्ट जो है वो वन ऑफ द 7 डेडली सिंस है, ये हम आगे चल के इस पे बात करेंगे आने वाली टाइम में। अब टर्म्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट की, वो ये है कि 24 ईयर्स तक। अब टर्म्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट की, फॉस्टस विल एंजॉय एब्सोल्यूट अथॉरिटी फॉर 24 ईयर्स, ही विल एंजॉय एब्सोल्यूट अथॉरिटी, इसके इख्तियार में होंगी सारी चीजें, बट एट द एंड ही मस्ट सरेंडर हिज सोल टू लूसीफर, मतलब 24 साल बाद। This clearly signals that Faustus would be deprived of God's grace eventually, कि 24 साल बाद इसको भी एक तरह से जैसे शैतान को मरदूद कहा गया है, तो उसी तरीके से फॉस्टस भी है, वो खुदा की रहमत से उसको वो रहमत का हकदार नहीं होगा 24 साल बाद। But like Milton Saturn, he is determined to be omnipotent at the cost of challenging God's supremacy. जैसे मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न को डिपिक्ट किया है, सैटर्न को पोर्ट्रे किया है कि गॉड और उसकी आर्मी के खिलाफ खड़े हो जाओ, उस तरीके से डॉक्टर फॉस्टस जो है वो भी बड़ा जो है अपने आप को समझ रहा है कि मैं एबल, इस काबिल। However, there are fundamental differences in their approach. इन दोनों के अप्रोच में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि सैटर्न जो है ही इज नॉट वरीड अबाउट हिज एंड, लेकिन फॉस्टस जो है वो कंटिन्यूसली सोचता रहता है कि भाई 24 साल बाद मेरा इख्तिताम हो जाएगा। सैटर्न ने अकॉर्डिंग टू द बाइबल, व्हेन सैटर्न ही टुक हिज फोर्सेस अगेंस्ट द आर्मी ऑफ गॉड, सो ही इज ऑलरेडी डूम्ड, तो उसको नतीजे का या सिले की परवाह नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको निकाल दिया गया जन्नत से, और वो उसका यही मानना है, मतलब वो यही बात कर रहे हैं हमेशा कि इट इज बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। ठीक है, फॉस्टस जो है वो ऑन द अदर हैंड ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज नॉट सैटर्न, ही इज नॉट एन एंजल, एंड ही इज नॉट हिमसेल्फ, ही इज अ डेविल, बट ही टुक द पाथ ऑफ सैटर्न, ही टुक द पाथ ऑफ डेविल। तो ये इन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। अब गुड एंजल्स और बैड एंजल्स दे अपीयर अगेन एंड अगेन, और वो फॉस्टस को कहते हैं जब ये स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट है, और वो कहते हैं रिग्रेट करो, और ही इज इन द कॉन्फ्लिक्ट, कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट, दैट आइदर आई शुड रिग्रेट इन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एट द कॉस्ट ऑफ हेवनली ब्लिस, और बैड एंजल आके उसको बताएगा कि नहीं भाई तुम ठीक जा रहे हो, करो, टू नो द अननोन, इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है, 24 साल हैं तुम्हारे पास। सो ही रियलाइजेस दैट ही हैज कमिटेड अ ग्रेट ब्लंडर, तो बाय द एंड इसको आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज करता है कि भाई मैंने तो ये है ना एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया, डेस्परेट है बहुत ज्यादा, और ही प्रोनाउंसेस द नेम ऑफ गॉड, तो ये जो है ना खुदा का नाम पुकारता है। बट लूसीफर एंड बील्ज़बब, ये बील्ज़बब भी उसका एक खास आदमी है जो हमें पैराडाइज लॉस्ट में भी मिलेगा, बील्ज़बब, जिसके साथ पूरा एक स्पीच भी है, लूसीफर का मुकालमा है आपस में। And they both appear and they threaten Lucifer not to seek God's mercy. ठीक है, and they threaten not Lucifer, sorry, they threaten Dr. Faustus not to seek God's mercy because it is a sheer violation of the contract, कि अब आप खुदा से तौबा नहीं कर सकते, माफी नहीं मांग सकते, क्योंकि आपने वादा कर लिया, भाई तुमने वादा कर लिया, वादे के खिलाफ ही नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अपने खून से। So to ease the troubling mind and conscience of Faustus, Mephistopheles दोबारा उसके पास आता है और उसको कहता है कि 7 deadly sins का मैं तुम्हें शो दिखाता हूँ। वो सारे 7 deadly sins आएंगे अब इसके सामने,
और वो एक तरीके से उनकी परफॉर्मेंस होगी। सो इट इज अ प्ले विद इन द प्ले, ठीक है, परफॉर्मेंसेस दिखाएगा फॉस्टस की। फॉस्टस का माइंड जो है वो डाइवर्ट करने के लिए, एंड फॉस्टस बिकम्स इन्वॉल्व्ड इन द शो एंड फॉरगेट द ड्रेडफुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज डीड। अब ये 7 डेडली सिंस हैं, बाइबल में भी इनका तज़किरा है। ये ऐसे सिंस हैं, ऐसे गुनाह हैं जिनको एक तरह से रेफर किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम इसको मोरालिटी प्ले भी कहते हैं। मतलब जब इंसान गुनाहों में पड़ जाता है तो वो खुदा की रहमत को भुला देता है, जो हेवनली ब्लिस है उसको भुला देता है, खुदा की मगफिरत को, उसकी रहमत को, उसकी ब्लेसिंग्स को वो भूल बैठता है इन गुनाहों में पड़ के, और वो दुनिया की जो है रंगीनियां उसके अंदर आ जाता है। तो ये 7 डेडली सिंस का जो है वो पूरा एक तज़किरा है इस प्ले के अंदर। अब स्टोरी जो है वो आगे चलती है इस तरीके से कि ये एम्परर ऑफ जर्मनी की उसमें जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड फॉस्टस इन द प्रेजेंस ऑफ द एम्परर ऑफ जर्मनी, ठीक है, क्योंकि ये खुद भी वहां पे ही प्लीजेस द एम्परर बाय कॉलिंग द स्पिरिट ऑफ अलेक्जेंडर, ये एम्परर को खुश करता है, और कैसे कि ये अलेक्जेंडर की स्पिरिट को बुलाता है, ठीक है, एंड ऑल्सो ही पनिशेस अ नाइट by growing horns over his head who has questioned Foster's skills of practicing black magic। जब ये अलेक्जेंडर की स्पिरिट को बुलाता है तो एक नाइट जो है वो कहता है कि भाई तुम ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहे हो, एक मरे हुए बंदे की रूह को कैसे बुला सकते हो तुम, तो ये उसको सजा देता है। द सीन चेंजेस एंड फॉस्टर्स इज इन द कोर्ट ऑफ ड्यूक ऑफ वेन हार्ट। अब ये एक ड्यूक के कोर्ट में आ गया। He gratifies the duchess by presenting her a bunch of delicious grapes on her request। वो कहती है, मतलब उसकी वो कहती है मुझे ग्रेप्स चाहिए, तो ये उसको ग्रेप्स पेश करता है और बहुत डिलीशियस होते हैं। अब फॉस्टर्स जो है वहां से जाता है एंड ही इज नाउ सराउंडेड बाय द स्कॉलर्स एंड वन ऑफ देम विशेस टू विटनेस मेस्मराइजिंग ब्यूटी ऑफ हेलेन ऑफ ट्रॉय। तो हेलेन ऑफ ट्रॉय को बहुत खूबसूरत एक, जिसके लिए वो ये कहता है कि इज दिस द फेस दैट बर्न द 1000 शिप्स ऑफ एडियन। हेलेन ऑफ ट्रॉय थी जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर, ठीक है, बैटल ऑफ ट्रॉय जिसे कहते हैं। तो ये हेलेन ऑफ ट्रॉय द मोस्ट हु इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन एवर एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड। तो हेलेन ऑफ ट्रॉय उसको विटनेस करता है। वो असल में डेविल ही होता है हेलेन ऑफ ट्रॉय की, जब हम एंड में जाके दोबारा भी उसको देखेंगे। फॉस्टस कॉल्स अ स्पिरिट व्हिच रिजेंबल्स हेलेन इन एवरी वे, ठीक है, तो एक स्पिरिट ही है जो हेलेन ऑफ ट्रॉय की शक्ल में है, असली हेलेन तो नहीं आ सकती उस वक्त। फिर ओल्ड मैन आता है एक, और वो कंपेल करता है फॉस्टस को, ये भी जैसे गुड एंजल वाला काम है। तो ओल्ड मैन आता है और कंपेल करता है फॉस्टस को कि तुम किस काम लगती हो, माफी मांग लो खुदा से, उसकी रहमत से मायूस मत हो। लेकिन मेफिस्टोफेलिस जो है वो फिर उसको कहता है सोचना भी नहीं माफी मांगने का, एंड नॉट टू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स देन लूसीफर एंड हेल। अब फॉस्टस जो है अब वो फिर फंस गया ग्रेट डायलेमा में, ठीक है, कि ओल्ड मैन भी आके यही कह रहा है मुझे जो गुड एंजल्स कहते थे, एंड दोबारा ये कन्विंस हो जाता है कि ये रिपेंट करेगा और गॉड्स मर्सी से मायूस नहीं होगा। ही मे नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ गॉड्स ग्रेस बिकॉज ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद लूसीफर। ये कहता है मैं रिपेंट कर लेता हूँ। ओल्ड मैन हैज बीन सब्जेक्टेड टू वर्स्ट टॉर्चर बाय द डेविल, लेकिन उस ओल्ड मैन को बड़ा टॉर्चर किया जाता है, ठीक है, लेकिन उसका जो फेथ है वो बड़ा अनशेकन किस्म का है, वो बड़ा मजबूत ईमान वाला शख्स है। तो इसमें यह भी दिखाया गया है कि जो लोग फेथफुल होते हैं, जो लोग बिलीवर्स होते हैं, सच्चे बिलीवर्स होते हैं, खुदा पे यकीन रखने वाले होते हैं, उनको जितना मर्जी टॉर्चर कर दिया जाए, उनका ईमान, उसकी पुख्तगी इस हद तक होती है कि वो दे रिमेन अनशेकन। उनके ईमान को आप शेक नहीं कर सकते, उनके ईमान को आप कमजोर नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते उनके अंदर से। फिर जो है लास्ट सीन आता है प्ले का, ये मतलब ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो वी फाइंड फॉस्टस इन द कंपनी ऑफ स्कॉलर्स, मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं, फॉस्टस उनके दरमियान है, एंड ही रिवील्स द सीक्रेट टू देम अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट विद द डेविल। और फॉस्टस जो है वो उन स्कॉलर्स के साथ बताता है कि भाई मैंने डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, और वो सारे कहते हैं दे रीएश्योर हिम नॉट टू लूज होप इन गॉड्स मर्सी। अब वो सारे स्कॉलर्स भी उसको कह रहे हैं कि खुदा की रहमत से मायूस मत हो और माफी मांग लो, लेकिन फॉस्टस क्या है, he cannot repent because his heart is hardened। अब
जब इंसान गुनाह करता है तो उसका दिल काला हो जाता है, वो गुनाह करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, तो उसका दिल जो है वो काला, बहुत स्या काला हो जाता है। और एक वक़्त आता है जब उसका दिल इतना सख्त हो जाता है कि उसकी आँख से आँसू भी नहीं निकलता। गुनाह कर करके उस लेवल पे चला जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं है। तो यही फ़ॉस्टर्स के साथ होता है। अब वो ड्रेडफुल टाइम जो है वो आ रहा है, बहुत कम टाइम रह गया है। फ़ॉस्टर्स जो है अब वो ट्रॉमाटाइज़ है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ है, अब वो डर रहा है एंड ही विशेज़ टू बी डिसॉल्व्ड इन द सी, और वो कहता है कि मैं मर जाऊँ, गर्क हो जाऊँ दरिया में, लेकिन मैं उस सामना ना कर सकूँ, लूसीफर को फेस ना कर सकूँ, ठीक है? ताकि लूसीफर मुझे फाइंड ना कर सके, ढूँढ ना कर सके, भागता फिर रहा है, लेकिन कहाँ भाग के कहाँ छुपेगा, कहाँ जाएगा? He wishes his soul to be extinguished so that he may escape his damnation. ये कहता है मेरी रूह निकल जाए, मैं मर जाऊँ, ताकि मेरी सोल जो है वो डैम्ड ना हो। It must not be damned to hell. ठीक है? लेकिन he thinks of Christ. अब यहाँ पे ये क्राइस्ट के बारे में सोचता है, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, and even half of drop of Christ blood. अब ये क्रिश्चियनिटी में ये है कि जो क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया, ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लटकाया गया, एंड बिकॉज ऑफ हिज सैक्रिफाइस ही सेव्ड द एंटायर ह्यूमैनिटी। तो ये कहता है मुझे एक ड्रॉप ऑफ ब्लड ही मिल जाए क्राइस्ट का, जिसकी वजह से मैं बच जाऊं। लेकिन उसका दिल जो है वो इस हद तक सख्त हो चुका है कि वो एक तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट में ये चीज सोच रहा है, लेकिन वो रिपेंट नहीं कर रहा अभी भी। अब क्लॉक जो है वो 12 बजाता है, 24 साल खत्म हो गए हैं, डेविल आते हैं और उसकी बॉडी और सोल को जो है वो लेके जाते हैं, वहां से घसीट के लेके जाते हैं। तो ये जब स्टेज पे ये चीज परफॉर्म हो रही होती है तो डेफिनेटली देखने वाले को जो है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो देखता है कि इंसान अपने इल्म की भूख में किस हद तक चला गया, कहाँ तक पहुंच गया। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसमें हमें 3-4 जो प्रोमिनेंट चीजें हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि द परस्यूट ऑफ नॉलेज, टू नो दी टू नो द अननोन। समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान क्यूरोसिटी में बहुत मतलब हदों को क्रॉस कर जाता है, अपनी हद को भूल जाता है, और इंसान भूल जाता है कि देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग। सीकिंग नॉलेज इज नॉट अ बैड थिंग, बट देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू लुक समवेयर, अगर आप देखते हैं तो एक हद तक आप देख सकते हैं, उससे बियॉन्ड आप देख नहीं सकते। अगर आप कुछ सुनते हैं तो एक हद तक आप सुन सकते हैं चीज़ों को, उसके बियॉन्ड आप सुन नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि वो आवाज़ें वहाँ पे ना हो, ऐसा नहीं है कि आगे मंज़र ना हो। एक दीवार है आपके सामने, दीवार के परे कुछ तो है, आप देख नहीं सकते, लेकिन आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप उसकी तलाश में लग जाएँ, तो क्यूरोसिटी समटाइम्स किल, और यही जो है फॉस्टर्स के साथ भी हुआ। सेकेंडली, इसमें जो एरिस्टोटल की जो डेफिनेशन थी ट्रेजेडी की, जिसमें वो कहता है कि आपका हीरो जो है वो नोबल स्टेचर का होना चाहिए। ऑल्दो ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन, बट ही इज नॉट ऑर्डिनरी विद रिस्पेक्ट टू हिज एबिलिटीज, with respect to his knowledge, with respect to his thirst of knowledge, quench. He is a person who cannot quench his thirst of seeking knowledge or to know the unknown, to know the hidden realities of life or the universe. So he is beyond ordinary. ठीक है, एक ऑर्डिनरी इंसान, लेकिन अनएक्सेप्शनल आप कह लो, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज उसके पास जो है, या उसकी जो क्यूरोसिटी है वो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। फिर पूरा प्लॉट जो है वो यूनिफाइड है, ऑर्गेनिक होल की तरह। एक कोई इवेंट निकाला नहीं जा सकता इसके अंदर से, किसी इंसिडेंट को आप निकाल नहीं सकते। प्लॉट जो है बड़ा वेल निटेड प्लॉट है, ये भी अरिस्टोटल ने कहा था। लैंग्वेज जो है, पोएटिक डिक्शन इसमें बहुत खूबसूरत इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा जो सबसे मेन एलिमेंट है वो है रियलाइजेशन, हेमार्शिया, जिसको हम ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं। जब ये रियलाइज करता है कि अब जब प्लॉट का क्लाइमेक्स आता है तो ये रियलाइज करता है कि ये गलती हो गई, ऐसे ये रिग्रेट कर रहा है, गॉड को बुलाता भी है, लेकिन रिग्रेट जुबान से कर नहीं पा रहा, रिपेंट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका दिल इतना हार्ड हो चुका है। ठीक है, और एंड में भी जो चेहरा देखना चाहता है वो हेलन ऑफ ट्रॉय का देखना चाहता है। तो ये आप देख लो कि किस हद तक इसका दिल जो है उन गुनाहों में जाके, उन रंगीनियों में जाके किस तरीके से हो गया है।
फिर इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है कैथारसिस की, कि पिटी एंड फियर। ऑडियंस जब इस प्ले को परफॉर्म होते देखते हैं कि उनके दिल में पिटी एंड फियर, बोथ द फीलिंग्स, बोथ द इमोशंस दे अराउज इन आवर हार्ट्स। कैसे कि जब हम देखते हैं फॉस्टस के अंजाम को तो हमें तरस भी आता है इस पे कि क्या इंसान है, कितना नॉलेजेबल आदमी है और क्या करने जा रहा है और क्या अंजाम हुआ इसका, तो हमें उस पर तरस भी आता है और हमारा दिल डर भी जाता है कि लूसीफर के साथ ब्लड पैक्ट साइन करने जा रहे हो, लूसीफर के साथ, हु इज डैम टू हेल, जिसको अल्लाह ताला ने मरदूद करार दे के निकाल दिया, जो एक वक्त में बहुत इबादत गुजार अल्लाह की मखलूक थी और इबादत करने वाले लोगों में से था और सिर्फ एक सजदा नहीं किया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला को डिसओबे किया, अल्लाह के ऑर्डर को डिसओबे किया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने जो है उसको नापसंद किया और हमेशा हमेशा के लिए जो है उसको धत्कार दिया, हमेशा हमेशा के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया, निगेट कर दिया, इग्नोर कर दिया। एंड ही विल रिमेन इन द हेल, ही इज डैम टू हेल। और क्यों? बिकॉज ऑफ हिज प्राउड, कि भाई मैं आग से हूं और आदम जो है मट्टी से बने, और आग जो है ये इलॉजिकल सा एक आर्गुमेंट है कि आग जो है वो मट्टी से अफजल है, ठीक है, मैं एक नारी मखलूक। तो इस एक एक्शन की वजह से जो है जब हम देखते हैं कि फॉस्टस एंड में जब उसको लेके जा रहे होते हैं तो हमारा दिल डर जाता है, दहक जाता है। मतलब कैसे कोई इंसान जो है वो अल्लाह ताला के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, शैतान के साथ ब्लड पैक्ट कर रहा है, मतलब कि अपने खून से एक मुआहदा लिख के दे रहा है उसको। तो ये एक कैथारसिस है इसमें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जब हम इनको देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड renowned tragic play of the time. So this is the end of the plot. आने वाले लेक्चर में I will be discussing the 7 deadly sins in Dr. Faustus, and I will also talk some Dr. Faustus as a tragic play or as a tragedy. Thank you so much. Stay tuned for our upcoming lecture on classical drama. Allah Hafiz.